दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। लखीमपुर खेरी हिंसा की जांच अब करेंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज। दिल्ली एयर पोल्यूशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और स्किन टू स्किन टच होना पॉस्को केसेस में अब जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है लखीमपुर खेड़ी मामले में। जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, लखीमपुर खेड़ी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल आरोप ये है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी ने 4 प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया और इसके बाद हुई हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई। ये पूरा जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब 2 लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर इस केस पर एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग की और इसके बाद तब से अब तक काफ़ी बार केस की सुनवाई हो चुकी है। हम आपको कई पिछले एपिसोड्स में भी इस केस के बारे में बता चुके हैं। अब पिछले हफ्ते जैसा कि हमने आपको बताया था, इस केस में यूपी सरकार ने एसआईटी एक फॉर्म की हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इस केस की जांच करने के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच पर नाराज़गी जताई थी। उन्होंने जिस तरह से ये जो एसआईटी है ये काम कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कोर्ट ने ये भी कहा था कि जांच की स्वतंत्रता को और निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए हो सकता है वो यूपी के बाहर के किसी जज की निगरानी में इस जांच को कराएं। अब इस हफ्ते इस पर जो बड़ी खबर आई है, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज राकेश कुमार जैन को अपॉइंट किया है ये जो पूरी जांच है इसकी निगरानी करने के लिए। जी अपूर्वा, और जो ये जज हैं ये पूरी जांच की निगरानी करेंगे और जब तक इसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक ये निगरानी जारी रहेगी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। जैसा कि अपूर्वा ने कहा, पिछले कुछ हेयरिंग्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो है नाराजगी जताई थी पूरी जांच को लेके। दरअसल पूरे इस मामले में 2 एफआईआर जो हैं वो रजिस्टर हुए थे। एक एफआईआर जो रजिस्टर हुआ था वो रौंदने वाले मैटर से रिलेटेड था और जो दूसरी एफआईआर रजिस्टर हुई थी वो हिंसा को लेके थी। अब दरअसल ये दोनों एक तरीके से क्रॉस केसेस हो चुके थे और जो दूसरे एफआईआर के जो विटनेसेस थे वो पहली एफआईआर की जांच को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक ऐसे जज से, पूर्व जज से की निगरानी में ये जांच करवाना चाहते हैं जो यूपी के ना हो। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि यूपी सरकार ने दरअसल इस पूरे जांच की निगरानी के लिए पहले से ही एक कमीशन की नियुक्ति करी थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज के अंडर थी, मगर इसको एक तरीके से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नए जज की नियुक्ति करी है जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहले थे। अब इसके साथ साथ अपूर्वा, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल किया है। दरअसल अपनी पिछली हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एसआईटी में जूनियर अधिकारी हैं और उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो उसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के जो काउंसिल थे, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, उनसे एक लिस्ट मांगी थी ऐसे अफसर की जो आईपीएस है, यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं मगर यूपी में नहीं, यूपी के नहीं है, यूपी के बाहर के हैं। तो श्री साल्वे ने अपनी एक लिस्ट जो है कोर्ट के सामने पेश करी और उसी में से कोर्ट ने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को जो है अब इस एसआईटी का जो है पार्ट बनाया है और उनका अब कोर्ट का ये मानना है कि अब जो है इस पूरी हिंसा में, इस पूरे घटना में निष्पक्ष रूप से जो जांच होगी। अपूर्वा, एक और चीज बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले लोअर कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी पिछले हफ्ते, जिसमें जो लोअर कोर्ट था उन्होंने जो इस पूरे मामले में जो प्राइम अक्यूज्ड हैं जिनका नाम है आशीष मिश्रा, जो केंद्र सरकार में जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा के जो बेटे हैं, उनके समेत उनके साथ साथ 3 और लोगों की अर्जी जो है बेल की अर्जी खारिज करी थी।
ये सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे पास आपके लिए जो दूसरी खबर आ रही है वो दिल्ली में वायु प्रदूषण के ऊपर है। हम सभी देख रहे हैं कि दिल्ली में एक तरह से स्मॉग की परत में दिल्ली इस समय ढका हुआ है और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में कई बार सुनवाई की है। ये पिटिशन काफ़ी टाइम से, पिछले साल से ही पेंडिंग है मेरे ख्याल में मित्रा। पिछले साल से ये एक 17 साल के स्टूडेंट आदित्य दुबे की पिटिशन है और इस पे अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है ये समझने के लिए कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा और यूपी सरकार, ये चारों जो दिल्ली एनसीआर के रीजन में, इन सभी जगहों से रीजन्स आते हैं, उनमें किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली एनसीआर रीजन में वायु प्रदूषण कम हो। अब इस पर जो मंडे को सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से केंद्र सरकार को ये कहा था कि उन्हें एक इमरजेंसी मीटिंग बिठानी चाहिए ये बात देखने के लिए कि किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं ताकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम हो। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने जो हमारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज है, इस कमीशन की एक मीटिंग बिठाई थी जिसके बाद कोर्ट के सामने इस कमीशन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का हवाला दिया गया। इसमें उन्होंने कई चीज़ों की बात की थी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण की बात की थी, उन्होंने वाहनों से आने वाले प्रदूषण की बात की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली एनसीआर रीजन में 50% कर्मचारियों को कम से कम वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की सहमति मिलनी चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस के बंद रहने की बात की थी और ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को बताई गई। इसके अलावा जो हियरिंग्स हुई थी हफ्ते के शुरुआत में, उसमें कोर्ट ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में हुई हियरिंग्स में दिल्ली सरकार से भी बहुत नाराज़गी जताई। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जिस तरह के अभी तक कदम उठाए गए या रीजंस दिए गए हैं उससे कोर्ट सहमत नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के एक्सक्यूजेस, बहाने दिल्ली सरकार दे रहा है, लेम एक्सक्यूजेस कोर्ट ने वर्ड्स यूज़ किए, ये बहाने सुनकर कोर्ट एक तरह से उसके दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को ऑडिट करने के लिए मजबूर हो जाएगा और उन्हें ये देखना पड़ेगा कि प्रदूषण पर फोकस करने की जगह दिल्ली सरकार अपने पॉपुलैरिटी स्लोगन्स यानी लोकप्रियता बढ़ाने पर कितने पैसे खर्च कर रही है। अपूर्वा, जो ये मैटर दरअसल पिछले हफ्ते 2 बारी जो है सुनवाई पे आया और दोनों बार जो है जो सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच है जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस एनवी रमणा है और जो मेंबर्स हैं वो भी जो है आगे चल के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत, तीनों ने दरअसल बहुत एक तरीके से निराशा भी जताई क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो पूरा कार्य है पोल्यूशन को लेके, प्रदूषण को लेके, ये कार्य जो है ये कोर्ट का कार्य नहीं है, ये जो है हमारी सरकारों का कार्य है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का। मगर कोर्ट के कहने के बावजूद ना ही तो केंद्र सरकार ना ही कोई और राज्य सरकार कुछ इस पे जो है कुछ सोल्यूशन प्रपोज कर पाई जिसे कहते हैं इमरजेंसी सोल्यूशन। तो कोर्ट ने जो है बहुत नाराजगी तो जताई साथ में, बट साथ ही साथ जो है निराशा भी जताई और बोला कि क्यों हमें हर बार इस मामले में दखलंदाजी करनी पड़ती है। कोर्ट ने बोला जब हम दखलंदाजी करते हैं तो हमारे ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं कि हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार की फंक्शनिंग में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, जी हां, दिल्ली सरकार के रोल पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े सवाल उठाए। क्यों उठाए? क्योंकि जो दिल्ली सरकार के जो वकील थे वो दरअसल कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, जैसे कि क्या आप इमीडिएटली कुछ बसेस खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, जैसे कि सड़क की सफाई के लिए आपको कितने मशीनों की जरूरत है। अपूर्वा, प्रॉब्लम यह है दिल्ली में कि जो हमारी जो डस्ट निकलती है जब सड़क की सफाई होती है, उससे जो डस्ट निकलती है या जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है उससे जो डस्ट निकलती है उससे काफी पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है। और इसके साथ साथ जो पंजाब या हरियाणा जैसे इलाकों में जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से भी जो है पोल्यूशन बढ़ता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा कि आपके पास कितनी मशीनें हैं और आप कितनी मशीनें और खरीद सकते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो इस सवाल पे जब दिल्ली सरकार के वकील को जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद जो है कोर्ट ने बहुत अपनी नाराजगी जताई। और जहां तक स्टबल बर्निंग को लेकर है, दोनों केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने जो है
पंजाब के जो किसान हैं जो स्टबल बर्निंग जो है हर साल इसी सीजन में करते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से ब्लेम डालने की कोशिश करी, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेने से बिल्कुल मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि जो किसान है वो एक पुअर सेगमेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, और उनके लिए स्टबल बर्निंग के अलावा और कोई जो है एक उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला है, क्योंकि सरकारों ने जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया है कि उनको कोई अल्टरनेटिव दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों पे जो है बहुत बहस चली कोर्ट में, और कोर्ट ने फिर जो है थोड़ा सा समय दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, ये कहते हुए कि अगली हेयरिंग जो अब दोबारा से इस आने वाले हफ्ते में होने वाली है, ये कहते हुए कि शायद अगली हेयरिंग में ये जितनी भी सरकारें हैं ये कुछ न कुछ जवाब के साथ कोर्ट के सामने पेश होंगी। और ऑफ कोर्स इस पर जो भी अब हियरिंग होगी इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इस एपिसोड के लिए हमारे पास आपके लिए जो आखिरी खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स को रद्द करते हुए। दरअसल जनवरी में अगर आपको याद होगा 2 जजमेंट्स आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट से। जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने 2 जजमेंट्स इशू की थी पॉक्सो एक्ट के अंदर, जिसमें पहली जजमेंट जो सामने आई थी वो 19 जनवरी की थी, और फिर उसके बाद एक 15 जनवरी की भी जजमेंट उनकी न्यूज़ में आई। 19 जनवरी वाली जजमेंट में उन्होंने ये कहा था कि कपड़े हटाए बिना अंदरूनी अंगों को छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा, पॉक्सो के अंदर यौन शोषण नहीं माना जाएगा। इस जजमेंट में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके आसपास, क्योंकि अभी तक पॉक्सो एक्ट में ऐसे उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था स्किन टू स्किन टच। पॉक्सो एक्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच के ऊपर डिफरेंस एक तरह से किसी पहले नहीं माना गया था, लेकिन इस जजमेंट के अंदर जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने ये डिफरेंस मानकर जो आरोपी था उसकी सजा को 3 साल से काट के 1 साल कर दिया था। इसके बाद उनकी एक और जजमेंट सामने आई थी भद्रा, 15 जनवरी की वो जजमेंट थी। हालांकि 19 जनवरी वाली पहले न्यूज़ में आ गई थी। इसके बाद जब और उनकी जजमेंट्स देखी गई तो 15 जनवरी को भी उन्होंने सिमिलर जजमेंट दिया था, जिसपे उन्होंने एक 50 साल के आदमी को दरअसल बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि 5 साल की लड़की का हाथ पकड़ना और उसके सामने अपनी पैंट की जिप खोलना भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा पॉक्सो के अंदर। ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात सिर्फ आरोपियों के थ्रू या फिर जो सरकार है उसके ज़रिए नहीं पहुंची। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खुद सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अगेंस्ट अपील लेके गए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी अपील फाइल की। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स को ही रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि पॉक्सो के अंदर यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 7 होता है पॉक्सो का, इसके अंदर एक केस को प्रूव करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब आपको बता दूं पॉक्सो एक्ट जो है वो एक स्पेशल लॉ है। वो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए स्पेशल लॉ बनाया गया था, 2012 में आया था। और इसी लॉ के बारे में अब कोर्ट ने इसकी हिस्ट्री में जाते हुए कोर्ट इसकी हिस्ट्री में गया। कोर्ट ने इसके पीछे के जो मकसद था इस लॉ को लाने का उसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की, और कोर्ट ने उसके बाद ये कहा कि सेक्शन 7 में दरअसल फिजिकल टच ये जो फ्रेज है ये इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर फिजिकल टच को सिर्फ स्किन टू स्किन टच तक सीमित रख दिया जाएगा तो ये एक तरह से पॉक्सो एक्ट के पीछे का जो मकसद है बच्चों को यौन शोषण से बचाने का, उसको एक तरह से ये डिफीट कर देगा, ये पूरा नहीं कर पाएगा पॉक्सो एक्ट का मकसद। और ऐसी ही ऑब्जर्वेशंस के साथ कोर्ट ने अब इन दोनों ही जजमेंट्स को खारिज कर दिया। अपूर्वा, आपको याद होगा जब ये जजमेंट्स आए थे तो बहुत ही बवाल मचा था, काफी न्यूज में रिपोर्ट हुआ था, और शायद इसी कारण अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करी थी। मगर इसके साथ साथ जो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि जो जज थी जिन्होंने ये दोनों जजमेंट्स दिए थे, दोनों फैसले दिए थे, जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला, उनकी उस समय जो है एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में पहुंचा था। दरअसल ये जज जो है पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जज होती थी और इसलिए इनकी नियुक्ति जो है 2 साल के लिए हुई थी। तो जो ये 2 साल का टेन्योर उनका खत्म होने वाला था, उसके बाद उनकी कॉन्फर्मेशन का जो है वो बात उठी थी। तो वही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में पहुंचा था। मगर चूंकि उस दौरान ये दोनों फैसले मीडिया में आए,
तो जो 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने उस समय जस्टिस गनेडीवाला की कॉन्फर्मेशन के खिलाफ उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस SA बोबडे, उनको बोला था कि इन दोनों जजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस गनेडीवाला को कंफर्म नहीं किया जाना चाहिए। परंतु जो कोलेजियम थी उस समय की, उन्होंने जो है जस्टिस गनेडीवाला को कंफर्म ना करने के बजाय उनको 2 साल की एक्सटेंशन का सुझाव जो है केंद्र सरकार को भेजा। मगर केंद्र सरकार ने, जो ये 2 सीनियर जजेस थे, इनकी ओपिनियन को दिमाग में रखते हुए जस्टिस गनेडीवाला की एक्सटेंशन केवल 1 साल के लिए करी है। अब वो जो 1 साल का समय है वो बहुत ही जल्द अगले साल शायद जनवरी या फरवरी में खत्म होने वाला है। तो फिर से जो है उनकी एक्सटेंशन का मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट। तब देखने वाली ये बात है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो अब ये जो जजमेंट आया है, फैसला आया है पॉक्सो को लेके, कि क्या ये जजमेंट उनकी एक्सटेंशन पे कोई या उनकी कॉन्फर्मेशन पे कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट करता है या नहीं। तो अपूर्वा, आज के लिए अब इतना काफी है इस हफ्ते के लिए। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।